नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सांगा के बारे में जानकारी दे रहा था। मैंने आपको मेवाड़ में सांगा के पहले की स्थिति के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा ने कर दी थी। 1468 का वो समय था। कुंभा अपने ही बेटे के द्वारा मारे गए। चूंकि उदा पितृहंता थे, मेवाड़ी सामंत उनको अपना शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में मेवाड़ी सामंतों ने उदा का विरोध किया और कुंभा के एक दूसरे पुत्र रायमल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। 1473 से लेके 1509 तक का जो कार्यकाल है वो महाराणा रायमल का है। और रायमल के शासनकाल में मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार नहीं हुआ। रायमल सिर्फ मेवाड़ के अस्तित्व को कायम रखने में कामयाब हुए थे। अन्यथा ऐसे बहुत से प्रदेश जो उदा के शासनकाल में मेवाड़ के हाथ से निकल गए थे, उनको वापस नहीं लाया जा सका था। रायमल के जो पुत्र थे, मैंने आपको जानकारी दी थी कि पृथ्वीराज थे, जयमल थे, सांगा थे। ये तीनों पुत्र गद्दी के प्रबल दावेदार थे। इसके अलावा उनके चाचा सारंगदेव भी गद्दी के लिए महत्वाकांक्षी थे। और इसके अलावा उनके एक और जो वंशज थे सूरजमल, वो भी मेवाड़ की गद्दी के प्रबल दावेदार थे। और इन सब के बीच सांगा का जो दावा था वो सबसे कमज़ोर था। परंतु वक्त बदला, परिस्थितियाँ बदली और सांगा के जो प्रतिद्वंदी थे वो उनके रास्ते से हटे चले गए। आखिर में 1509 में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ और इस तरह मेवाड़ को एक नया राजा मिला, एक शक्तिशाली राजा बना जिसने देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया। और राजस्थान के इतिहास में सांगा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में जो स्थिति थी उसमें सांगा जैसा व्यक्तित्व पैदा होना निश्चित रूप से ये उनके व्यक्तित्व का एक चमत्कार था कि उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने उत्तर भारत के शासकों को एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया था। एक शक्तिशाली नेतृत्व क्षमता उनकी थी। एक शक्तिशाली जो एक वीर सैनिक होता है उसके उनके अंदर गुण मौजूद थे। पर सांगा के बारे में और विस्तार से हम जानें उससे पहले जब वो गद्दी पर बैठे थे 1509 में, उस समय हिंदुस्तान कैसा था, राजस्थान कैसा था, क्या क्या चुनौतियां थीं, क्या क्या कठिनाइयां थीं सांगा के सामने, हमको उस पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए। और जब हम तत्कालीन भारत को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली ये जो नज़र हमारी जाती है वो दिल्ली के ऊपर जाती है कि दिल्ली में क्या स्थिति थी। क्योंकि दिल्ली का सीधा प्रभाव राजपूताने के ऊपर पड़ता था और इससे पहले भी कई दिल्ली के शासक राजपूताने के ऊपर आक्रमण कर चुके थे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि दिल्ली में उस समय बैठा कौन था। 1498 से लेके और 1517 तक दिल्ली के ऊपर सिकंदर लोदी का शासन था। ये शासक, या फिर कहना चाहिए कि बदलते वक्त के अनुसार सही नहीं था, परिस्थितियां बदल चुकी थीं और इस सिकंदर लोदी का अधिकांश समय अपने ही अफगान विद्रोहियों को दबाने में बीता था। दिल्ली सल्तनत के जो दूरस्थ प्रदेश थे धीरे धीरे स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे और इन विद्रोही अफगानों को कुचलने में अधिकांश समय सिकंदर लोदी का बीत रहा था। फिर भी सिकंदर लोदी की उपलब्धियों में हम कह सकते हैं कि उसने बिहार को जीता था। ग्वालियर के ऊपर भी उसने आक्रमण किया था, परंतु ग्वालियर वो नहीं जीत पाया था। परंतु वो धौलपुर, नरवर, चंदेरी और अवंतगढ़ जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को जीत पाने में वो सफल हुआ था। निश्चित रूप से धौलपुर को जीतना, चंदेरी को जीतना राजस्थान की सीमाओं में उसके प्रवेश का एक खतरनाक संकेत था। और इस बात की आशंका थी कि सिकंदर लोदी अगर शक्तिशाली बनता है तो उसका राज्य विस्तार, उसकी सेनाएं राजपूताना के अंदरूनी भागों पर भी आक्रमण करेगी।
उसने नागौर के मुस्लिम शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। एक तरह से नागौर भी उसके प्रभाव में था। रणथंभौर पर भी उसने आक्रमण किया था। रणथंभौर वो जीत नहीं पाया था, परंतु उसका आक्रमण इस बात की सूचना हमको जरूर देता है कि उसकी निगाहें राजपूताना के राज्यों के ऊपर थीं। तो मैं आपको दोबारा समझा दूं कि दिल्ली की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अंदर सिकंदर लोदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने अफगान साथियों के, अपने अफगान विद्रोहियों के विद्रोह को दबाने में वो कहना चाहिए कि प्रयासरत था। परंतु इसके साथ भी उसने बहुत से प्रदेशों को उसने जीता भी था। उसने बिहार को जीता था। इसके साथ साथ में उसने धौलपुर, नरवा, चंदेरी और अवंतगढ़ जैसे प्रदेश जीत लिए थे। नागौर के शासक को उसने अधीनता के लिए विवश कर दिया था। रणथंभौर को जीतने की उसने कोशिश की थी, परंतु वो जीत नहीं पाया था। उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा था, जो पानीपत के युद्ध तक सत्ता में रहा। इब्राहिम लोदी भी राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का इच्छुक था, परंतु मैं आगे बताऊंगा कि राजस्थान की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी थी। सांगा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली शासक राजस्थान को मिल चुका था। इसलिए राजस्थान की राजनीति में इब्राहिम लोदी अब सफल नहीं होने जा रहा था। तो ये दिल्ली की स्थिति थी। दिल्ली के शासक कमजोर थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो कमजोर बिल्कुल नहीं थी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था, जो कि मेवाड़ के लिए एक चुनौती बन सकता था, सांगा के लिए कठिनाई पैदा कर सकता था, वो मेवाड़ का परंपरागत शत्रु मालवा था। मालवा हमेशा मेवाड़ के लिए एक चुनौती था और मारवाड़ के शासकों की बराबर कोशिश रही थी कि वो मेवाड़ के प्रदेशों को हस्तगत करें। तो जैसे ही उनको मौका मिलता था वैसे ही वो मेवाड़ के राज्यों को हड़पने की कोशिश करते थे। 1511 में मालवा के तत्कालीन शासक नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना था। महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना था, परंतु उसके जो विरोधी थे वो उसके लिए चुनौती बने और उन्होंने, महमूद के विरोधियों ने साहिब खां को मालवा का सुल्तान बना दिया। यानी कि महमूद को मालवा की गद्दी से हटा के साहिब खां को सुल्तान बना दिया गया। महमूद सत्ता से बेदखल हुआ तो सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने एक हिंदू सामंत की मदद ली और वो हिंदू सामंत था मेदिनी राय, तत्कालीन भारत के एक शक्तिशाली सामंत। और इन मेदिनी राय की मदद से महमूद ने दोबारा मालवा का सिंहासन प्राप्त कर लिया। साहिब खां दोबारा गद्दी से हटा दिए गए और साहिब खां ने अपने उस मालवा के शासन को दोबारा प्राप्त करने के लिए गुजरात के मुस्लिम शासक की मदद ली। गुजरात के मुस्लिम शासक से उनको ये उम्मीद थी साहिब खां को वो मालवा का राज्य दोबारा महमूद से दिलवाएंगे, परंतु महमूद के ऊपर संरक्षण जो था वो मेदिनी राय का था। और मेदिनी राय ने जब देखा कि गुजरात उनके राज्य के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, तो मेदिनी राय ने अपनी सहायता के लिए सांगा से सहायता मांगी थी। तो एक तरफ मालवा में एक जो साहिब खां था उसकी ओर गुजरात का शासक था जो कि अपने स्वधर्मी के साथ था, दूसरी ओर मालवा के क्योंकि संरक्षक मेदिनी राय थे, उनको अपने हिंदू शासक से मदद की उम्मीद थी। उन्होंने सांगा से मदद मांगी थी और इस तरह सांगा का मालवा की राजनीति के अंदर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुआ था। सांगा मेदिनी राय के साथ आए थे और वो चाहते थे कि मालवा के अंदर किसी भी स्थिति में मेदिनी राय का प्रभाव कमजोर न हो सके। और ये मेदिनी राय आखिरी समय तक सांगा के साथ रहे थे। तो तत्कालीन मालवा का जो मुस्लिम प्रदेश था वो गृह युद्ध की चपेट में था। उसका एक पक्ष गुजरात की ओर था, दूसरा पक्ष था वो सांगा की ओर था। गुजरात का हस्तक्षेप बराबर मालवा में हुआ और चूंकि गुजरात मालवा में हस्तक्षेप करता था इसलिए सांगा को भी मालवा के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब आइए, अगला जो सांगा का पड़ोसी राज्य था वो गुजरात था और गुजरात में महमूद बेगड़ा की 1511 में मृत्यु हो गई। महमूद बेगड़ा की 1511 में मृत्यु हुई थी और महमूद बेगड़ा के स्थान पर मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात का शासक बना था। मुजफ्फर शाह सेकंड
महमूद बेगड़ा के स्थान पर शासक बना था। और इस मुजफ्फर शाह ने मैदिन राय के प्रभाव को मालवा से कम करने का प्रयास किया था और कई बार मालवा की राजनीति में इसने मुजफ्फर शाह ने हस्तक्षेप किया था। परिणामस्वरूप सांगा से भी इस गुजरात के इस मुजफ्फर शाह का संघर्ष हुआ था और इस तरह गुजरात और मालवा की राजनीति के अंदर सांगा को खोलकर हस्तक्षेप करना पड़ा था और गुजरात और मालवा के इन शक्तिशाली शासकों से मेवाड़ को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके साथ साथ यह भी बात महत्वपूर्ण है कि अगर गुजरात, मालवा और दिल्ली जो तीनों ही मुस्लिम प्रदेश थे, इन तीनों मुस्लिम प्रदेशों का अगर आपसी गठबंधन बन जाता और ये गठबंधन अगर सांगा को चुनौती देता तो सांगा के लिए एक नई परेशानी शुरू हो जाती और सांगा के लिए शायद ये मुश्किल होता कि वो तीनों शक्तियों से एक साथ वो मुकाबला कर सके। इसलिए सांगा के सामने एक जो सबसे बड़ा संकट था कि अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों को अपने राज्य में हस्तक्षेप से बचाए रखना, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि इब्राहिम लोदी की निगाहें भी सांगा के ऊपर थीं, मालवा की निगाहें भी सांगा के ऊपर थीं और गुजरात भी सांगा का विरोधी था या मेवाड़ का विरोधी था। तो ये शक्तिशाली तीन ऐसे राज्य थे जो कि धार्मिक दृष्टि से सांगा के विरोधी थे और इन सब का एक मात्र लक्ष्य था कि किसी तरह मेवाड़ की राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़े। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इन तीन मुस्लिम राज्यों से अपने राज्य को बचाए रखना सांगा के सामने चुनौती थी। परंतु बाकी राज्य जो थे, राजस्थान के जो अन्य राज्य थे, उनकी मैं आपको बता दूं कि उन राज्यों में जो कछवाहा थे आमेर के, वो भी अपने राज्य विस्तार करना चाहते थे। जो कोटा बूंदी के शासक थे वो कभी मालवा के विस्तारवाद की नीति का शिकार बनते थे, कभी मेवाड़ की विस्तारवादी नीति का शिकार बनते थे। वो भी जब भी मौका मिलता था वो भी अपनी विस्तारवादी नीति पर चलने की कोशिश करते थे। जो जोधपुर था, राठौड़ राज्य था, उसका लगातार संघर्ष बीकानेर से चलता था। वरिष्ठता का एक संघर्ष था कि जोधपुर बड़ा है या बीकानेर बड़ा है। इस तरह जो राठौड़ राज्य थे उनमें भी वैमनस्य था, उनमें भी विस्तारवाद था। इस तरह राजस्थान की राजनीति एक जटिल मोड़ पर थी और इन सब के बीच सांगा को मेवाड़ को शक्तिशाली बनाना था और इसलिए उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो सबसे पहला उन्होंने उपाय किया था वो उन्होंने अजमेर, परबतसर, मांडल और जो फूलिया का प्रदेश था, दोबारा सुन लीजिए, अजमेर, मांडलगढ़, फूलिया का जो प्रदेश था, अजमेर, परबतसर, मांडल और फूलिया का जो प्रदेश था और इसके साथ बनेरा का भी जो इलाका था, वो ये सारे के सारे परगने उन्होंने करमचंद पवार को दे दिए थे। आपको याद होगा करमचंद पवार, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही व्यक्ति थे जिनके यहाँ सांगा ने अपने को छपाया था, जिन्होंने कि सांगा को संकट के समय सहायता दी थी। सांगा के सबसे महत्वपूर्ण सामंत थे, इसलिए उस महत्वपूर्ण सामंत के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए जो सीमावर्ती प्रदेश थे जहां से आक्रमण हो सकते थे, उन प्रदेशों को सांगा ने उत्तरी पूर्वी सीमा का पूरा जो प्रदेश था वो करमचंद पवार को सौंप के उस सीमा को उन्होंने सुरक्षित रखने की उन्होंने कोशिश की थी। इसके अलावा सिरोही और बागड़ के जो प्रदेश थे उसके लिए ये मेवाड़ की दक्षिण पश्चिमी सीमा थी और दक्षिण पश्चिमी सीमा के लिए उन्होंने सिरोही और बागड़ के प्रदेशों को सुरक्षित करने का प्रयास किया और वहाँ के शासकों के साथ उन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके उस सीमा, दक्षिण पश्चिमी सीमा को भी सुरक्षित किया। यानी कि अगर हम कहें कि उत्तरी पूर्वी सीमा उन्होंने करमचंद पवार को सौंपी और जो दक्षिण पूर्वी सीमा थी वो उन्होंने सिरोही और बागड़ के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षित करने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी कि बिना संघर्ष किए मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित रखवाना एक बहुत बड़ी चुनौती था और सांगा एक बहुत बड़े कूटनीतिक रोल में हम देखते हैं। अपनी जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी उसको उन्होंने करमचंद पवार को सौंपा और दक्षिण पश्चिमी सीमा को उन्होंने जो वहाँ के तत्कालीन जो शासक थे सिरोही और बागड़ प्रदेश के, उनसे उन्होंने युद्ध नहीं किया, उनको अपना दुश्मन नहीं बनाया, बल्कि उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित करके ये उनको ये दायित्व सौंपा कि वो इन प्रदेशों के रक्षक हैं और इन प्रदेशों की सुरक्षा दायित्व इन लोगों के हाथ में है। तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक एक प्रयास था
सांगा इसमें सफल रहे थे। और इन सब के साथ अब आइए सांगा अब क्या कर सकते थे, यानी कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया, परंतु उनके सामने चुनौती सबसे महत्वपूर्ण थी कि ऊदा और रायमल के समय में मेवाड़ के खोए हुए प्रदेशों को दोबारा प्राप्त करना था। मैं पहले वाले वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि ऊदा और रायमल के कमजोर शासन में मेवाड़ के बहुत से प्रदेशों को उनके पड़ोसी राज्यों ने जीत लिया था। सांगा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने खोए हुए मेवाड़ी प्रदेशों को वो पुनः प्राप्त करें, और इसके लिए उनको अपने आप को शक्तिशाली बनाना था। दूसरी एक महत्वपूर्ण का काम था राजस्थान के अंदर मेवाड़ के खोए हुए जो गौरव है, जो खोया हुआ गौरव है, उसको उनको पुनः प्राप्त करना था। वह उनको इस बात का प्रयास करना था कि राजस्थान की राजनीति के अंदर मेवाड़ एक प्रभावी अपनी भूमिका अदा कर सके, राजस्थान के और राज्य उसको अपना प्रभावी नेता मान सके। ये भी एक सांगा का प्रयास था। तीसरा उनका एक प्रयास था कि कहीं उनके खिलाफ मुस्लिम गठबंधन न हो जाए। मुस्लिम गठबंधन कैसे हो सकता था? अगर दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश, मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासक अगर एक मंच पे आते हैं तो ये गठबंधन मेवाड़ के लिए, मेवाड़ की अस्मिता के लिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एक चुनौती बन सकता था। इसलिए सांगा का ये प्रयास था कि इस तरह का कोई गठबंधन मेवाड़ के खिलाफ न बन सके। तो आज के इस वीडियो में मैंने सांगा की उन कठिनाइयों का जिक्र किया है कि जब वो सत्ता में बैठे थे 1509 में, जब उनके पास सत्ता आई थी, तब उनके आसपास के प्रदेशों की स्थिति कैसी थी। अपने योग्यता से, अपनी राजनीति से, अपनी कूटनीति से, अपनी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने मेवाड़ को संकटों से बचाया था, और कोशिश ये रहती थी कि अपने महत्वपूर्ण संबंधों के द्वारा मेवाड़ को वो सुरक्षित बनाएं। आगे आने वाले वीडियो में महाराणा सांगा की और बातों